हेलो हाय हाउ आर यू दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सूत्रस्थान के अंतिम 5 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात। हमें कई विद्यार्थियों का फीडबैक आया है कि हम वीडियो में ही आंसर बताएं, लेकिन हमारा मानना है कि अगर हम आंसर बताते हैं तो आप उसे या तो रटेंगे, लेकिन जो आपको हमेशा याद नहीं रहेगा। यदि आप उसे नोट्स में या अपने बुक्स में ढूंढ के उसका आंसर निकालते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा। हम इस डिस्कशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को लेते हैं, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं और उसका आंसर ढूंढना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम आज आगे 5 अध्याय शुरू करते हैं। आज हम जो 5 अध्याय लेने वाले हैं वो आपके द्रव्य गुण सब्जेक्ट्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। चरक सूत्र 25 से लेकर 28 तक के अध्याय द्रव्य गुण के ऊपर हैं। यदि आप इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हैं तो द्रव्य गुण का आधा सिलेबस या आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। इन 4 चैप्टर्स के पहले MCQ सॉल्व करें और उसके आंसर आप इन नोट्स में ढूंढें। इससे अच्छे से आपका ये चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले अध्याय की ओर। आज तो आज का पहला प्रश्न है, रस संख्या विषयक संभाषा परिषद का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। अगला प्रश्न है, आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय में संभाषा परिषद किस स्थान पर हुआ है। रसों की संख्या 1 होती है, ऐसा मानने वाले आचार्य कौन है। पंच रस किस आचार्य ने माना है। आचार्य कांकायन ने कितने रसों को माना है। अगला प्रश्न है, अव्यक्त रस किस आचार्य ने माना है। सर्वद्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, इसका संदर्भ बताइए। लाघव कर, यह कर्म किन 2 महाभूतों का है। बहुत ही बढ़िया। तो अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, यत् कुर्वति तत् डैश। अगला श्लोक, यत्र कुर्वन्ति तत् डैश क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न है, विकल्प भेद से रसों की संख्या कितनी है। वाव। अगला प्रश्न, 4 रस वाले भेद कितने किए गए हैं। ये रहा अगला श्लोक, यथा कुर्वन्ति स डैश क्वेश्चन मार्क। बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। अगला प्रश्न है, परादी गुणों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है, विभक्ति है स्याद वियोगो भागशो ग्रह, यह किस परादी गुण के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, स्याद संयोगो वैलक्षणम अनेकता, यह किस परादी गुण के लिए कहा गया है। किस जल के लिए अव्यक्त रस कहा गया है। दाह मूर्छा प्रशमन, यह किस रस के गुण बताए गए हैं। हृदयम तर्पयति देहम बृहयति, यह किस रस के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट,
सर्व रस प्रत्यनीक भूतः, यह किस रस के लिए आया है? अगला प्रश्न है, पक्षवत ग्रह तान कार्दिन प्रभृतिश्च, यह किस रस के अति सेवनजन्य लक्षण है? बहुत सही। अगला प्रश्न है, वक्त्रम शोधयति अग्नि दीपयति, यह किस रस के गुण गए हैं? बहुत ही बढ़िया। तो अगला प्रश्न है, हास्यम शोषयति हृदयम पीड़यति, यह किस रस के अति सेवनजन्य लक्षण है? अगला प्रश्न ध्यान से, वदनम उपशोषयति मोहयति भ्रमयति, यह किस रस के अति सेवनजन्य लक्षण है? अगला प्रश्न, कंडुर विनाशयति, यह किस रस के लक्षण है? अगला प्रश्न, न अति अर्थ गुरुः स्निग्ध उष्णश्च, यह किस रस के लिए आया है? ऐसा कौन सा रस है जिसका वीर्य शीत होता है? अगला टॉपिक है, रस कौन सा है? अगला प्रश्न है, उष्ण प्रधान रस कौन सा है? अगला क्वेश्चन, सृष्ट विणमूत्रल शुक्रनाशनः, यह किस विपाक के बारे में कहा गया है? अगला प्रश्न श्लोक पूरा कीजिए। रसो निपाते द्रव्याणाम डैश कर्मनिष्ठया। अगला प्रश्न है, वैरोधिक आहार का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? अगला प्रश्न, विदाह च अस्य कंठस्य, यह किस रस के लिए कहा गया है? तो चलिए अगला प्रश्न, विदाहन मुखस्य च, यह किस रस के लिए कहा गया है? ठीक उसी तरह प्रश्न, विदाहन मुखनासा अक्षिस्त्रावी, यह किस रस के लिए कहा गया है? और अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न इस अध्याय का, विरुद्ध आहार की संख्या कितनी बताई गई है? बहुत ही बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। श्लोक पूरा कीजिए। पहला प्रश्न, डैश क्लेदयन्ति। अगला प्रश्न, डैश संधिति। अगला प्रश्न ये रहा, फाणित डैश। अगला प्रश्न है, शोफजनक, यह किस द्रव्य का काम है? अगला प्रश्न, चरक के अनुसार आहार द्रव्यों के कितने वर्ग किए गए हैं? अगला प्रश्न, धातु एवं रत्नों का चिकित्सीय प्रयोग का वर्णन सर्वप्रथम किस संहिता में आया है? औषध वर्ग मूलतः किस संहिता की देन है? अगला प्रश्न है, धान्य कितने प्रकार के बताए गए हैं? शाली धान्य में श्रेष्ठ धान्य किसे कहा गया है? शमी धान्य वर्ग में परम, वातहर, बहुमल और पुंसत्व उत्पादक किसे कहा गया है?
शमी धान्य में अम्ल पित्तनाशक किस द्रव्य को कहा गया है? त्वच, केश्य च बल्य च वातघ्न कफ पित्तकृत किस शमी धान्य के लिए आया है? अगला प्रश्न है, मांस वर्ग की कितनी योनियां बताई गई है? अगला प्रश्न, मेधा, स्मृतिकर, पथ्य, शोषघ्न यह किस मास के लिए बताया गया है? अगला प्रश्न है, मदग्नि यह किस शाक वर्ग के लिए आया है? अगला प्रश्न, श्रेष्ठ मूत्र पुरुष च सर्वदोष निबरणम यह किस शाक वर्ग के लिए बताया गया है? अगला प्रश्न, त्रिदोषम बद्ध विड़मूत्रम यह किस शाक वर्ग के लिए कहा गया है? दुर्जर अथवा दुष्पाच्य यह किस बिल्व के लिए आया है? कच्चा बिल्व या पक्का बिल्व? अगला प्रश्न है, मास शुक्र बलप्रदम यह किस आम की अवस्था में गुण बताए गए हैं? बाल आम, अपक्व आम अथवा पक्व आम? अगला प्रश्न है, कृमि कुष्ठ किलासघ्नो वातघ्नो गुल्म नाशनः यह किस हरित वर्ग के लिए आया है? अगला प्रश्न, तीव्र मधो वातघ्नो वदन प्रिय यह किस मध्य वर्ग के लिए आया है? तो ये है अगला प्रश्न, गुरु दोष समीरणात् यह किस मध्य के लिए आया है? नवीन मध्य या पुराण मध्य? अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष जल के कितने गुणों का वर्णन किया गया है? अगला प्रश्न, कपिलवर्ण भूमि के जल का रस कैसा होता है? अगला प्रश्न, पर्वतीय भूमि के जल का रस कैसा होता है? किस ऋतु में नदी का जल सर्वदोष प्रकोपक होता है? अगला प्रश्न, गोदुग्ध के जो 10 गुण हैं वह किनके गुणों के समान हैं? अगला प्रश्न, अनिद्रा एवं अत्यग्नि रोग में हितकर दुग्ध कौन सा है? शाखा वातहरम यह किस दुग्ध का गुण है? अगला प्रश्न, किन किन ऋतुओं में दही नहीं सेवन करना चाहिए? अच्छा, अगला प्रश्न है, किस दही के लिए त्रिदोषक प्रकोपक कहा गया है? किसका गुण ग्रहणी, अर्श, अर्दित और अरुचि नाशक बताया गया है? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, दूध को पीयूष और मोरट कब कब कहा जाता है? अगला प्रश्न है, इक्षु वर्ग में श्रेष्ठ इक्षु किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, मधु के कितने भेद माने गए हैं? श्वेत वर्ण किस मधु के भेद
का वर्ण बताया गया है? अगला प्रश्न है, शौद्र मधु का वर्ण क्या है? उसके बाद अगला प्रश्न, तैल वर्ण किस मधु के भेद का वर्ण बताया गया है? कौन सा मधु श्रेष्ठ बताया गया है और कौन सा मधु अत्यंत गुरु? मधु का रस बताइए। अगला प्रश्न है, स्वेद अग्नि जननी वातवर्च अनुलोमनी यह किस कृतान्न वर्ग के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, प्राण धारण किसके लिए कहा गया है? अगला प्रश्न है, मुख प्रियाश्च हृदयश्च दीपना भक्त रोचना यह किस कृतान्न वर्ग के लिए आया है? अगला श्लोक किसके लिए आया है? संयोग संस्कारात सर्वरोगापहम मतम। अगला प्रश्न, कौन सा लवण सर्वोत्तम लवण बताया गया है? अगला प्रश्न है, उद्गार शोधक किस लवण के कर्म कहा गया है? अगला प्रश्न है, सौवर्चिल लवण के समान गुणवान किसे कहा गया है? अगला प्रश्न है, कौन से तेल को सर्वदोष प्रकोपण कहा जाता है? और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, अन्नपान परीक्ष विषय कितने बताए गए हैं? तो चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। पहला प्रश्न है, चरक और सुश्रुत के अनुसार आहार के भेद कितने हैं? अगला प्रश्न, लंघन यह किस धातु प्रदोषज व्याधि की चिकित्सा है? अगला प्रश्न है, भाव प्रकाश के अनुसार आहार के भेद कितने हैं? अंतिम प्रश्न है, परीक्षक मनुष्यों के गुण कितने बताए गए हैं? तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले अध्याय की ओर। पहला प्रश्न है, दशविध प्राणायतन का वर्णन किस अध्याय में आया है? अगला प्रश्न है, जीवा बंधन इसे 10विध प्राणायतन में किस आचार्य ने माना है? अगला प्रश्न, प्राणाभिसर वैद्य और रोगाभिसर वैद्य इनकी परिभाषा बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अंतिम अध्याय की ओर। पहला प्रश्न, द अर्थे दश महामुनि अध्याय में अर्थ का मतलब क्या है? अगला प्रश्न, पर ओज का स्थान क्या है? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, प्राणवर्धना नाम इस भाव के लिए श्रेष्ठ किसे बताया गया है? तो लीजिए अगला प्रश्न, अयना नाम इस भाव के लिए श्रेष्ठ किसे कहा गया है? अगला प्रश्न, त्रिविध उत्तर किसे कहते हैं?
अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का प्रयोजन किस अध्याय में आया है? अगला प्रश्न, चरक संहिता का विषय विकल्प किस अध्याय में आया है? अगला प्रश्न, वैद्य परीक्षा के लिए कितने प्रश्न का वर्णन आया है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्लोक स्थान, यह चरक संहिता के किस स्थान को कहा गया है? अगला, सप्तचतुष्क, यह किस संहिता का वैशिष्ट्य है? अगला प्रश्न, स्वास्थ्य चतुष्क में चरक संहिता सूत्र स्थान के कौन कौन से अध्याय आते हैं? अगला प्रश्न है, दिव्य स्थान चरक संहिता के किस स्थान को कहा जाता है? तो अब सूत्र स्थान का अंतिम प्रश्न, पृच्छा तंत्राद्यात्मानायम विधिना डैश उच्यते, यह किस के लिए आया है? दोस्तों, हमने यहाँ सूत्र स्थान के रिवीजन डिस्कशन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको डिस्कशन का यह तरीका कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए।